नमस्कार दगड़ियों, मैं न्यूज़ ट्यूबर मुकेश आप सभी का देवभूमि समाचार में स्वागत करता हूं और मैं हाजिर हुआ हूं राज्य भर के सुर्खियों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट से। उत्तराखंड में कोरोना वायरस कोविड-19 मैदान से लेकर पहाड़ तक पूरे प्रदेश में अपने पैर जमाने लगा है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण की वजह से राज्य में हालत चिंताजनक होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को कुल 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 153 पहुंच गया है। राज्य में देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जिला लगातार कोरोना वायरस की चपेट में आते जा रहे हैं। इसके अलावा बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली इन जिलों में भी कोरोना वायरस प्रवासियों के साथ पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच गया है। लिहाजा सरकार लॉकडाउन 4 के साथ दी गई छूटों के अलावा होम क्वारंटाइन और क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को सावधानी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी का पालन करने की अपील कर रही है। साथ ही सरकार लगातार जिला प्रशासन को मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दे रही है। बावजूद इसके राज्य के कई इलाकों में क्वारंटाइन के उल्लंघन के मामले भी सामने आ रहे हैं। साथ ही राज्य में बढ़ रहे कोविड-19 के संक्रमित मामले न सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में चिंता का विषय बने हैं, बल्कि मैदानी इलाकों में भी लोग इस संक्रमण के फैलने की वजह से दहशत में आते जा रहे हैं। हालांकि सरकार पूरी तरह से इस महामारी से निपटने का दावा कर रही है। तो देखिए हाँ, किस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना अपना पैर फैलाते जा रहा है। तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बाहरी राज्यों के रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में क्वारंटाइन करने की व्यवस्था को लेकर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार प्रदेश की स्थिति और केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों को लेकर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथ लिया। इस बार मुद्दा राज्य सरकार की गुरुवार को ही कैबिनेट का वो फैसला बना जिसमें पर्यटन और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के खाते में 1000 रुपए डालने की बात सरकार ने की है। इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार ने परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2.5 लाख लोगों को 1000 रुपए देने का ऐलान ऐसे किया है मानो वो एक मुश्त 1 लाख रुपए दे रहे हों। उन्होंने कहा कि 24 मार्च से लेकर अब तक 60 दिनों से ये सभी लोग जिनका जिक्र सरकार ने किया है पूरी तरह से बेरोजगार हैं। तो बात करते हैं अगली खबर की तरफ। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद ह्यांकी को मुख्यमंत्री का सचिव भी बनाया गया है। एक दिन पूर्व ही 16 IAS अधिकारियों के अधिकारी क्षेत्र में बदलाव किया गया था, जिसमें IAS अरविंद ह्यांकी को कुमाऊं कमिश्नर की तैनाती दी गई थी। शुक्रवार को हनुमान प्रसाद तिवारी द्वारा जारी लेटर में कुमाऊं कमिश्नर के साथ ही मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गौरतलब है कि अरविंद ह्यांकी पूर्व में नैनीताल के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। बेहतर कार्यशैली और साफ सुथरी छवि के धनी अरविंद ह्यांकी ऐसे मौके पर कुमाऊं कमिश्नर बने हैं जब कोरोना का साया कुमाऊं क्षेत्र में दिन प्रतिदिन फैल रहा है। तो जी हाँ, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से अरविंद ह्यांकी जी को। तो चलिए अगली एक खबर की तरफ हम रुख करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस 150 का आंकड़ा पूरा कर चुका है, लेकिन इन सब में सबसे चिंताजनक बात यह है कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल इन 4 जिलों को छोड़ दें तो पहाड़ में पिछले 2 हफ्तों में 28 केस आ गए हैं, जो कि पहाड़ के लोगों में कोरोना वायरस को लेकर डर पैदा कर रहे हैं। प्रवासियों के आगमन के बाद बागेश्वर जिले में 6, टिहरी में 6, चमोली जिले में 1, उत्तरकाशी जिले में 7, अल्मोड़ा जिले में 4 और पौड़ी जिले में 4 नए संक्रमित मामले आए हैं। पहाड़ के पर्वतीय जनपदों के दूर दराज के गांवों में भी इन संक्रमण के मामलों में आने बाद कोरोना वायरस के प्रति लोगों की चिंता के भाव साफ देखे जा सकते हैं। तो जी हाँ, देखिए किस तरीके से कोरोना वायरस अपने साथ आ रही हर तरह की समस्या को बढ़ाते जा रहा है और लोगों के मनों में, दिलों में डर का भाव बढ़ाते जा रहा है। तो चलिए रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर नैनीताल से आ रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनके ऊपर आर्थिक दंड के साथ ही 1 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा जिंदगी को पटरी पर वापस लाने के लिए लॉकडाउन अवधि में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं विभिन्न शर्तों के साथ बहाल की जा रही हैं। बावजूद इसके भी ऐसा देखने में आ रहा है कि जिले के अधिकांश लोग ना तो
मास्क पहन रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। ऐसे में जिले में संक्रमण फैलने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों से दो टूक शब्दों में कहा है कि अनिवार्य रूप से मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और बिना मास्क के सड़कों पर न आए। ऐसा न करने पर प्रशासन द्वारा सख्ती करते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो जी हाँ, ये जिलाधिकारी सविन बंसल जो कि नैनीताल से थे, इन्होंने ये आदेश जारी किए हैं। और अगली खबर आ रही है, चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। श्रद्धालुओं को गर्भगृह को छोड़कर मंदिर परिसर के ऑनलाइन दर्शन कराए जाएंगे। लाइव ऑडियो के माध्यम से पूजा अर्चना की सुविधा मिलेगी। बोर्ड का दायरा बढ़ाते हुए राज्य में कई और मंदिरों को बोर्ड में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री आवास में हुई बोर्ड की पहली बैठक में बोर्ड के बजट को मंजूर किया गया है। सरकार की ओर से कॉर्पस फंड के तौर पर 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति का शेष पैसा भी बोर्ड में ट्रांसफर हो गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से 5 लाख रुपए की भी मदद दी थी। जी हाँ, तो ये खबर आ रही थी चार धाम के ऑनलाइन दर्शन से रिलेटेड, जिसमें लाइव ऑडियो की भी पूजा अर्चना की भी आप लोग सुन पाएंगे। भविष्य में जल्दी ही एक ऐप लॉन्च किया जाएगा इसके लिए। तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में देहरादून में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर कोविड टैक्स लगाने का फैसला हुआ। इस बाबत निगम की तरफ से विधिक परीक्षण कराकर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आय के स्रोत बढ़ाने का यह निर्णय लिया गया है। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दूसरी बैठक गुरुवार को हुई। लॉकडाउन के चलते काफी समय बाद हुई इस बैठक में मेयर सुनील उनियाल गामा ने समिति के मौजूद 12 सदस्यों के बीच कहा कि आय के साधन बढ़ाने हैं। मसूरी में प्रवेश कर इको टैक्स लिया जाता है, उसी तर्ज में देहरादून शहर में प्रवेश द्वार में कोविड टैक्स दिया जा सकता है। मेयर ने कहा कि कोविड टैक्स केवल बाहर की गाड़ियों के लिए ही होगा। तो ये देखिए निगम किस तरीके से अपनी आय को बढ़ाने के अलग अलग जो है विभिन्न अलग तरीकों पे तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगली खबर आ रही है काशीपुर से। इसमें संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। उधर स्वास्थ्य विभाग ने मृतक का कोरोना सैंपल जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। मूल रूप से यूपी के बिलासपुर के ग्राम नारायण नंगला थाना कैमरे निवासी शिवतेज सिंह पुत्र स्वर्गीय विचित्र सिंह यहाँ अपनी बहन सीमा पत्नी हरिओम सिंह के पास बाजपुर रोड स्थित केशवपुरम में रह रहा था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में शुक्रवार को सुबह मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के बहनोई विचित्र सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह ने बताया कि शिवतेज सिंह लगभग 2 साल पहले किसी चोरी के मामले में जेल गया था। जी हाँ, तो ये खबर काशीपुर से थी। और अगली खबर के अनुसार उत्तराखंड में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अगस्त तक शुरू हो जाएगी। जी हाँ, तो ये शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से सभी जरूरतमंदों को पर्याप्त अनाज दिया जा रहा है। कौशिक ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि प्रवासियों पर लागू राशन कार्ड की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाए। तो अभी देखिए बहुत ही जल्द उत्तराखंड में भी वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। हालांकि आने वाले समय में अगस्त में ही शुरू हो जाएगी। इस बारे में बताया गया है। तो अगली खबर की तरह हम रुख करते हैं। कोरोना महामारी से जंग में इस बार उजाला नगर के बच्चों ने भी हाथ बढ़ाया है। बच्चों ने कहा कि वह इस बार ईदी का पैसा गरीबों में बांटेंगे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक उजाला नगर में रजा वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस से काफी गरीबों की मदद की जा चुकी है। इसे देखकर इस घर के छोटे बच्चों ने भी जरूरतमंदों की मदद करने का मन बनाया। सोसाइटी सदस्य हाजी जावेद रजा ने बताया कि बच्चों ने कहा कि हमें इस बार जो ईदी मिलेगी उसे हम रजा वेलफेयर सोसाइटी के फंड में जमा कर देंगे ताकि कोरोना से जो लोग प्रभावित हुए हैं उन तक मदद पहुंच सके। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी सोच है बच्चों में। अपनी ईदी को भी वो कोरोना फंड के लिए देना चाहते हैं। जी हाँ, तो अगली खबर हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से है, जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग सर्वे कर रहे हैं।
जांच में पता चला कि मोहल्ले के कुछ लोग मुरादाबाद एवं अन्य क्षेत्रों से आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक किसी भी प्रवासी का सैंपल नहीं लिया है। बनभूलपुरा की महिला 3 दिन पूर्व कोरोना पॉजिटिव मिली है, पर महिला को किसी बाहरी क्षेत्र से यात्रा का इतिहास नहीं है। इसके अलावा उसके घर में किसी व्यक्ति में भी कोरोना के लक्षण नहीं मिले। ऐसे में महिला का कोरोना पॉजिटिव होने से स्वास्थ्य विभाग काफी परेशान है। एसीएमओ डॉक्टर रश्मि पंत के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र का सर्वे किया है। महिला के पास पड़ोस के कुछ घरों में प्रवासी आए हैं। महिला के परिवार को क्वारंटाइन किया गया। साथ ही आसपास के लोगों से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री सहित संदिग्ध लक्षणों के बारे में पूछताछ की जा रही है। तो जी हाँ, तो ये बनभूलपुरा से ये खबर थी। और अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करेंगे। रुड़की में एक युवती और लंढौरा में एक युवक में कोरोना की पुष्टि के बाद दोनों जगहों की करीब 7,000 आबादी को पाबंद कर दिया गया है। गलियों में पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ ही लोगों को होम क्वारंटीन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो देखिए ये किस तरीके से कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है हर जगह। ये रुड़की से खबर थी कि जो 2 और लंढौर में 5,000 आबादी होम क्वारंटाइन कर दी गई है। और ये बताया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी कराई जाएगी। तो चलिए अगली खबर की तरह हम लोग रुख करते हैं। लॉकडाउन में फंसे नेपाली श्रमिक बहुत परेशान हैं। प्रति मिनट कॉल दर 12 रुपये होने से अब वह अपने घर बात भी नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार और जिला प्रशासन उन्हें अपने मूल देश जाने के लिए लॉकडाउन पास भी जारी नहीं कर रहा है। पहले 31 मार्च के बाद अधिकतर नेपाली श्रमिक घर लौट जाते थे, लेकिन इस बार प्रदेश में 22 मार्च से आवाजाही बंद होने के कारण नेपाली श्रमिक घर नहीं लौट सके हैं। नेपाली श्रमिकों को स्वदेश ले जाने के प्रति नेपाल सरकार भी चुप्पी में है और जिस कारण उन श्रमिकों में आक्रोश है। बृहस्पतिवार को भी कई नेपाली श्रमिक यात्रा पास बनाने के लिए एसडीएम गरुड़ के कार्यालय पहुंचे। वह कई घंटे तक वहां बैठे थे, लेकिन पास नहीं बनने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। तो जी हाँ, देखिए किस तरीके से नेपाल श्रमिक भी परेशान है इस समय लॉकडाउन के चलते। और अगली खबर आ रही है। प्रदेश में बन रही आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रेरा बिल्डरों को 9 माह का अतिरिक्त समय देगा। जी हाँ, तो ये रेरा ने बिल्डरों को 9 माह का अतिरिक्त समय दिया है, जिसमें केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के आदेश पर बिल्डरों को यह राहत दी जाएगी, जिसके तहत बिल्डरों ने ग्राहकों को कब्जा देने की जो तिथि दी है उसे वो 9 महीने बढ़ा सकेंगे। इस दौरान रेरा उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं करेगा। तो ये रेरा की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है। और अगली खबर हमारी इस समय आ रही है। पंजाब के डेराबस्सी में मामूली नौकरी करने वाले बाराकोट ब्लॉक के पमदा ग्राम पंचायत के सुंदर राम और उनकी गर्भवती पत्नी ममता देवी के लिए लॉकडाउन की अवधि किसी लॉकअप से कम नहीं रही। जनता कर्फ्यू से 2 दिन पहले 20 मार्च को सुंदर राम पत्नी ममता देवी सहित 122 किलोमीटर दूर संगरूर अपने रिश्ता के घर गया था और पूरे 56 दिन यानी 6 मई तक वहीं फंसा रहा। 7 मई को किसी तरह वह वापस डेराबस्सी पहुंच सके। कहा तो उसे 25 मार्च को नवरात्र की पूजा में गांव आना था, मगर हालात ऐसे बने कि उसे घर पहुंचने के लिए भी घर से ही 8,000 रुपये मंगवाने पड़े। सुंदर राम इस वक्त पत्नी और भाई हरीश कुमार के साथ अपनी ग्राम पंचायत के एक स्कूल में ही क्वारंटाइन। तो जी हाँ, देखिए किस तरीके से लोग देश के अलग अलग राज्यों से प्रदेश में लौट रहे हैं और कितना परेशानियों का सामना किस तरीके से गुजर रहे हैं ये लोग। तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अगली खबर के अनुसार कोरोना आपदा से प्रभावित हवाई सेवा अब 25 मई से शुरू होने जा रही है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर तैयारियों का पूरा करने का काम शुरू हो चुका है। भारत सरकार ने उड्डयन मंत्रालय के साथ देश में हवाई सेवा को संचालन करने के निर्देश के बाद अब देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट भी 25 मई से अपनी घरेलू सेवा एयरपोर्ट देना शुरू कर देगी। सीमित संख्या के साथ विमान शुरू होगी, जो सिर्फ घरेलू उड़ान के साथ ही कुछ एयरपोर्ट और राज्यों में ही ये सेवा शुरू की जाएगी। जी हाँ, ये खुशखबर है कि 25 मई से हवाई सेवा भी शुरू की जाएगी। पर वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर 61 दिन बाद फिर से शुक्रवार को रिजर्वेशन काउंटर शुरू हो गया। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे कुछ ही लोग रिजर्वेशन कराने पहुंचे। इज्जत नगर रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि अभी सिर्फ 2 जून से शुरू होने वाली नैनी दून जनशताब्दी के ही आरक्षित टिकट मिलेंगे। उत्तराखंड में यात्री आरक्षण केंद्र से पहली पारी में सुबह
8 से 12 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक टिकट रिजर्व करा सकते हैं। फिलहाल कुछ दिन टिकट रिफंड नहीं होंगे। जी हाँ, तो ये रेलवे ने अपने काउंटर भी ओपन कर दिए हैं, जिसमें आज शुक्रवार को हल्द्वानी में जो काठगोदाम स्टेशन है वहाँ पर काउंटर शुरू किए गए। और अगली खबर के अनुसार हम देखते हैं क्या खबर आ रही है अगली। नगर निगम के वार्ड 11 व 12 में सफाई कर्मचारियों व सफाई नायक के बीच विवाद हो गया। कर्मचारियों का आरोप था कि नायक उनकी हाजिरी नहीं लगा रहा है। इसे लेकर कर्मचारी नगर आयुक्त के समक्ष अपनी समस्या दर्ज करवाने आए। वहीं सफाई नायक का कहना है कि कर्मचारी ड्यूटी पूरी किए बिना जा रहे हैं, जिस कारण वह समस्या पेश आ रही है। इस मामले में स्थानीय पार्षद भी सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आए, जिसे लेकर नगर आयुक्त के सामने ही दोनों बहस करते रहे। नगर आयुक्त CS मर्तोलिया ने बताया कि कर्मचारियों के बीच ड्यूटी को लेकर विवाद हो रहा है। कर्मचारी पूरी ड्यूटी अपने तय समय तक करें, जिससे कि इस तरह की दिक्कत न हो। उन्होंने सफाई नायक को भी अपने तय समय तक वार्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई समस्या पेश ही न आए। जी हाँ, तो ये खबर आती है आप तक हल्द्वानी से, जिसमें नगर निगम कर्मचारी आपस में उलझ गए। तो अगली खबर की तरह हम लोग रुख करेंगे। तो ये खबर आ रही है देहरादून से। लॉकडाउन के कारण करीब 2 महीने से ससुराल में फंसी पत्नी और 2 साल की बेटी से मिलने के लिए एक युवक हरियाणा से कार चलाकर बुधवार रात नैनीताल पहुंचे, पर कोरोना संक्रमण से खौफजदा ससुराल वालों ने दामाद के लिए घर के दरवाजे तक नहीं खोले। मजबूरन युवक को दोस्त और ड्राइवर के साथ पूरी रात नैनीताल कोतवाली में काटनी पड़ी। गुरुवार सुबह वह पत्नी, बेटी और ससुराल के लोगों से मिले बिना ही फरीदाबाद लौट गया। और अगली खबर है, नैनीताल और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद को देखते हुए बॉर्डर में लगे जनपदों से अलर्ट किया गया है कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों को हर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। यूँ तो काला पानी को लेकर भारत नेपाल के बीच लंबे समय से छिटपुट विवाद चला आ रहा था, लेकिन अब नेपाल ने इस हिस्से को अपने नक्शे में शामिल कर विवाद बढ़ा दिया है। और वहीं अगली खबर के अनुसार उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर शुक्रवार की सुबह एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे एक ट्रक खाई में गिर गया। ट्रक में 3 लोग सवार थे, तीनों स्थानीय थे। ट्रक जानकी चट्टी से लौट रहा था। रास्ते में ही यह हादसा फूल चट्टी और जानकी चट्टी के बीच में पड़ने वाले पुल के पास हुआ। घटना की सूचना पाकर मौके पर SDRF के जवान पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। एक शव बरामद कर लिया गया है, बाकी अन्य 2 की तलाश जारी है। जी हाँ, तो ये उत्तरकाशी में देखिए ट्रक किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और अगली खबर के हिसाब से पिछले साल की तुलना में इस बार रुद्रप्रयाग के किसान अदरक की खेती को लेकर अधिक उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि उद्यान विभाग अभी तक 211 क्विंटल अदरक के बीजों को 50% सब्सिडी पर वितरित कर चुका है। किसानों में अदरक को लेकर इसलिए भी रुझान बढ़ा है क्योंकि इसकी फसल को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते। पहाड़ के किसान जंगली जानवरों के आतंक से बेहद परेशान हैं। बंदर और सुअर समेत अन्य जंगली जानवर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा फसलों को बर्बाद कर देते हैं। जंगली जानवरों से निजात पाने के लिए किसानों ने कई जगह अपनी परंपरागत खेती छोड़कर जैविक तरीके से अदरक की खेती करना शुरू किया है। उद्यान विभाग भी जिले में ऐसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है जिन्हें जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते। जी हाँ, देखिए किस तरीके से किसान अपनी परंपरागत खेती छोड़ जैविक तरीके से अदरक की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं, ताकि फसलों को किसी तरह से उनका नुकसान ना हो सके। तो अगली खबर आ रही है नैनीताल से कि गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए डॉक्टर पांड्या की जांच में सहयोग करने को कहा है। छत्तीसगढ़ की युवती ने गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या पर दिल्ली में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला तहरीर पर दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज की। मामला जांच को हरिद्वार पुलिस के पास भेजा गया। इसके बाद डॉक्टर प्रणव की ओर से गिरफ्तारी पर रोक और FIR निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। गुरुवार को जस्टिस लोकपाल सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 12 जून को होगी। और अगली खबर हल्द्वानी से है। टैक्सी संचालक बाहर से प्रवासी को ला रहे स्थानीय चालकों को होम क्वारंटाइन करने के विरोध में उतर आए हैं। यह व्यवस्था खत्म न करने पर जिले के 3000 से ज्यादा टैक्सियों के चालक एवं मालिकों ने रविवार से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। काठगोदाम टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष विक्रम सिंह अधिकारी का कहना है कि बाहर से लगातार टैक्सी चालक प्रवासियों को ज्यादा रकम वसूल कर ला रहे हैं। एक बाहरी टैक्सी
चालक कई चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे स्थानीय प्रशासन जिले की सीमा में घुसने की इजाजत दे रहा है। मगर यहाँ का स्थानीय टैक्सी चालक किसी सवारी को अन्य राज्य से लेकर आ रहा है तो उसे 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। इस विषय में प्रशासन और परिवहन विभाग के सामने बात रखी जा चुकी है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। बताया कि वर्तमान में करीब 120 चालक क्वारंटाइन में हैं। चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं मानी तो रविवार से हड़ताल पर चले जाएंगे। तो अगली खबर हरिद्वार से है। रोशनाबाद कोर्ट के अधिवक्ता से पत्नी के उपचार के लिए ली गई रकम एक युवक ने वापस नहीं लौटाई। अधिवक्ता जब रकम मांगने युवक के घर पहुंचे तो आरोप है अधिवक्ता के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। अधिवक्ता ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अधिवक्ता अतुल कुमार का आरोप है कि रावली महदूद निवासी विशाल कुमार ने अपनी पत्नी के उपचार के लिए उनसे 2.40 लाख रुपए लिए थे। निर्धारित अवधि पूरी होने पर 19 मई को युवक ने घर रकम वापस देने गए। आरोप है कि युवक ने पहले तो रकम देने का समय मांगा, जब समय देने से इनकार कर दिया तो युवक ने गाली गलौज शुरू कर दी। थाना प्रभारी प्रशांत बहुगुणा ने बताया कि विशाल कुमार पुत्र विजयपाल सिंह निवासी रावली महदूद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की गई। और वहीं अगली खबर भी हरिद्वार से है, जो कि पत्री क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। किशोरी के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी युवक अभी फरार बताया जा रहा है। किशोरी के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी खबर पत्री क्षेत्र के गाँव फेरूपुर के नजदीक खेत में खड़े पेड़ों को जड़ों से गाँव के एक ही व्यक्ति ने आग लगा दी। पीड़ित किसान ने मामले में पुलिस को नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। गांव फेरूपुर निवासी किसान सचिन चौहान ने पुलिस को लिखित शिकायत में बताया कि खेत की मेड़ पर उसने पेड़ लगाए हुए हैं। गुरुवार रात गांव में ही रहने वाले एक युवक ने रंजिश के तहत पेड़ों की जड़ों में कूड़ा कचरा डालकर आग लगा दी, जिससे पेड़ भी आग की चपेट में आ गए। किसान ने मामले में नामजद तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फेरूपुर प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि मामले में जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो अगली खबर देहरादून में पटेल नगर क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक जो वीडियो वायरल हो रहा है वो देहरादून के पटेल नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक शराब के ठेके के बाहर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स राउंड फायर करते हुए दिख रहा है। मामले में पुलिस ने 2 शराब ठेकेदारों को फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। बताया गया है कि घटना गुरुवार शाम 4 बजे की है। आरोपी ठेकेदार ने मामूली कहानी सुनी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने बाइक सवार युवकों पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने गुरुवार देर रात घटना का खुलासा किया। जी हाँ। और अगली खबर नेशनल हाईवे 121 पर मोहान के बीच बाजार में एक हाथी ने 2 कारों पर हमला कर दिया। हाथी ने दोनों कारों के शीशे तोड़कर खाने का सामान ले लिया। वन कर्मियों ने किसी तरह हाथी को हाईवे से उतारकर जंगल की ओर खदेड़ा। जी हाँ, तो देखिए किस तरीके से इस समय जंगली जानवर भी शहरों में आ गए हैं। और दूसरी खबर भी जंगली जानवर से ही है। बागेश्वर जिले में दिन दहाड़े तेंदुआ घर के आंगन में आ धमका। उसने कुत्ते पर झपट्टा मारा पर ले ना जा सका। तेंदुए की दस्तक से नीलेश्वर गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डर के कारण घरों से नहीं निकल रहे। उन्होंने फोन पर वन विभाग को सूचना पिंजरा लगाने की मांग की। बता दें कि ठाकुर द्वारा के नीलेश्वर में बीते मंगलवार की रात 2 तेंदुए एक साथ घुस आए थे। तब भी उन्होंने स्थानीय निवासी केशव दत्त जोशी के कुत्ते को शिकार बनाने की कोशिश की थी। तब से गाँव के इर्द गिर्द ही तेंदुए मंडरा रहे हैं। जी हाँ, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय जंगली जानवरों का काफी आतंक शहरों में या गांव में बढ़ता जा रहा है। अगली खबर की तरह हम लोग रुख करते हैं। मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के साथ ही जैव विविधता के मामले में बेहद धनी है। बावजूद इसके चुनौतियों का पहाड़ भी कम नहीं है। चुनौती जैव संसाधनों के नियंत्रित दोहन के साथ ही इनके संरक्षण और स्थानीय समुदाय को लाभ दिलाने की है। हालांकि इसके दृष्टिगत सूबे की सभी 7,791 ग्राम पंचायतों, 92 नगर निकायों, 95 विकास खंडों और 13 जिला पंचायतों में बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियां अस्तित्व में आ चुकी हैं। मगर अब असल चुनौती इन्हें गति देने की है। साथ ही तमाम कंपनियां, संस्थाएं और यहाँ के जैव संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग तो कर रहे हैं, मगर लाभांश में से ग्रामीणों को हिस्सेदारी देने में आनाकानी कर रहे हैं। ये भी एक काफी बड़ी समस्या है। इससे जितना जल्दी हो सके निजात पाना चाहिए। और वहीं अगली खबर आ रही है कि
उत्तराखंड बोर्ड की शेष परीक्षाएं 20 से 23 जून के बीच प्रस्तावित की गई हैं। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इन प्रस्तावित तिथियों की घोषणा की जाएगी। बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अगले माह जून के पहले पखवाड़े में कराया जाएगा। बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट सीबीएसई से पहले जुलाई माह के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा। तो ये उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड सारी जो भी हैं घोषणाएं हैं जो बता रहे हैं कि 20 से 23 जून के बीच प्रस्तावित की गई हैं बोर्ड की परीक्षाएं। और अगली खबर के हिसाब से जो पिथौरागढ़ से आ रही है, तमाम मुश्किलें झेलने के बाद उच्च हिमालय स्थित अपने मूल गांव में पहुंचे पशुपालकों के समक्ष अब नई समस्या खड़ी हो गई है। पशुओं को बुग्यालों में ले जाने की अनुमति अभी तक भेड़ पालकों को अभी तक नहीं मिली है, जिससे पशुओं के लिए चारे और पानी की समस्या खड़ी होने लगी है। पशुपालकों ने प्रशासन से अविलंब इनर लाइन परमिट जारी किए जाने की मांग की है। तो जी हाँ, देखिए किस तरीके से माइग्रेशन के बाद भी मूल गांव में पहुंचे पशुपालकों के समक्ष इस तरह ये नई समस्या खड़ी हो गई। तो चलिए इसी के साथ हम आज के समाचारों को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।